पिताजी, मैं बाहर जा रही हूँ अपने प्यारे से दोस्त सोनू के साथ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा राजकुमारी अन्वी, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे कुछ सैनिकों को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं पिताजी, आपकी बेटी बहुत निडर और मजबूत है। भला मुझे किसी की रक्षा की क्या जरूरत। और वैसे भी मैं बस कुछ ही दूर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आप जल्द ही वापस आएंगी, ठीक है ना? क्योंकि हमें आज शाम तक राजा विश्वनाथ जी से मिलने जाना है। ठीक है पिताजी, चल आ सोनू, चलते हैं। राजकुमारी अन्वी अपने पालतू कुत्ते सोनू के साथ जंगल की सैर पर निकली। जंगल की ठंडी हवा और शांत माहौल उसे बहुत भाता था। सोनू देखो, ये जगह कितनी सुंदर है, कितना सुकून है यहाँ। वाह, आज लगता है कि राजमहल से अच्छा ये प्यारा सा जंगल है। यहाँ कितनी सुंदरता है। तभी थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी अन्वी अपने कुत्ते के साथ जंगल के बीच में पहुंची तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी चमकदार वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उसके चारों ओर मधुर सी गूंज थी। अन्वी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसे ये वृक्ष बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई खूबसूरत वृक्ष लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसका फूल तोड़ लेती हूँ। तभी अन्वी उस चमकते हुए वृक्ष के पास गई और जैसे ही अन्वी ने उस वृक्ष की एक डाली को तोड़ा, एक चमकदार रोशनी फैली और आकाश में एक आवाज गूंजी। दुष्ट, तूने पवित्र वृक्ष को छेड़ा है। तुम्हें मेरे फूलों को तोड़ना था, लेकिन तुमने मेरे एक डाली को तोड़ दिया और मुझे परेशान किया। इसीलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अब तू तब तक एक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी जब तक कोई सच्चा, पवित्र और ईमानदार व्यक्ति आकर तुझ पर जल नहीं डालेगा। अरे लेकिन दिव्य वृक्ष, मुझसे ये गलती से टूट गया। मैं तो सिर्फ एक फूल तोड़ने आई थी। आप कृपया करके ये श्राप वापस ले लीजिए। मैं एक राजकुमारी हूँ। जैसे ही इस पेड़ को पता चला कि वो एक राजकुमारी है, तभी उसने कहा, हे राजकुमारी, मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता क्योंकि आपने मेरी सुंदरता भंग की है। लेकिन मैं आपके साथ जो ये कुत्ता है उसे एक वाणी देता हूँ कि ये अब से इंसानी आवाज में बोल पाएगा और आप तभी ठीक हो पाओगी जब ये किसी पवित्र, परिश्रमी और नेक दिल व्यक्ति को लेकर आएगा, जो आपके ऊपर पवित्र जल अपने हाथों से डालेगा और आपका श्राप मिटा देगा। इतना कहकर वृक्ष शांत हो गया। अन्वी की देह एक संगमरमर की मूर्ति में बदल गई। कुत्ता सोनू घबरा गया, लेकिन अब उसके पास एक इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति थी। तभी उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द ही किसी पवित्र व्यक्ति को लेकर आता हूँ। आप डरिए नहीं, मैं जरूर आऊंगा। सोनू ने अपनी रानी की मुक्ति की कस्में खाईं और उससे वादा किया कि वो जल्द ही किसी पवित्र और सच्चे दिल व्यक्ति को लेकर लौटेगा और वो गांव की ओर चल पड़ा। दूर पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सतवनपुर में एक युवक रहा करता था, शिवा एक मेहनती, ईमानदार और अत्यंत आत्मसम्मानी किसान था। वो अकेला अपने छोटे से घर में रहा करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन। उसका पूरा जीवन
खेतों और अपनी मेहनत के नाम था। लेकिन अब उसे बहुत सी समस्याएं होती थीं, क्योंकि कड़कड़ाती धूप में जब वो खेतों से काम करके घर वापस लौटता तब उसे अपने काम खुद ही करने पड़ते। यहाँ तक कि जब वो बीमार होता था उस समय भी उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था। ए शिवा, ए भाई, आज तो भयानक गर्मी और धूप पड़ रही है, तू आज भी काम करने को आ गया। हाँ, अरे श्याम भैया, क्या करूं, घर में कोई काम नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए सोचा खेत में ही चले जाता हूं, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना, इतनी धूप में काम करने से बहुत से किसान की तबीयत खराब हो रही है, और तू फिर भी यहाँ आ जाता है। अरे तू क्यों नहीं समझता कि तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और ऐसे काम कर करके तू बीमार हो जाएगा। हाँ, समझता हूं भैया, लेकिन ठीक है, तबीयत खराब होगी तो तब का तब देखा जाएगा, और जब तक ये जवानी है ना, तब तक तो जोश से काम करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करना है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, पर तू एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता है? तुझे इतने दिनों से मैं समझाए जा रहा हूँ, इससे तेरी तबीयत का भी ध्यान रखने वाला कोई आ जाएगा और तेरा मन भी लगने लगेगा। जरा देख तो अपने आप को, कैसा दुबला पतला होता जा रहा है तू। अरे भैया, फिर शादी? अरे शादी के बारे में मैंने आपसे कहा है ना, और कितनी बार कहा है कि मैं शादी करूंगा तो बस एक सुंदर और अमीर स्त्री से, इसके अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करने वाला। और क्या। इतना बोल दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब शाम हो गई थी। शिवा का रोज एक ही काम था, या तो वो गांव की मदद करेगा या चला जाएगा खेतों में काम करने। दूसरे दिन फिर शिवा निकल जाता है खेतों में। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देख आपस में बोलते हैं, अरे देखो, शिवा फिर अकेले खेतों में जा रहा है, अब तो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है ये। हाँ, बेचारे की जिंदगी भी कितनी कठिन है, ना बीवी है ना कोई साथ। हम तो कहते हैं कि इसे अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे कितनी बार तो कहा है उससे, लेकिन कहता है जब तक एक अमीर और सुंदर स्त्री नहीं मिलती तब तक शादी नहीं करेगा। अब बताओ भला, एक गरीब और आवारा को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ, लोग तो कहते हैं, पर अगर मुझे शादी करनी है तो किसी ऐसी लड़की से करूंगा जो समझदार हो, मेहनती हो और अमीर भी हो, नहीं तो जिंदगी की ये तंगी कभी खत्म ही नहीं होगी। और मैं किसी आम लड़की से शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला, मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। अरे राम राम, बाप रे बाप, आज भी गर्मी कम नहीं हुई है। अरे भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मुझको नहीं, इस गर्मी को उठा ले। अरे रे, अरे ये कुत्ता यहाँ क्यों देख रहा है? और ये यहाँ का कुत्ता तो नहीं लगता। अरे कहीं ये पागल कुत्ता तो नहीं है? ओए ओए, चल दूर दूर कहीं का, चल जा यहाँ से, चल चल, अरे भाग जा यहाँ से। ये कुत्ता कुछ नहीं बोला, लेकिन मुखिया के ज्यादा भगाने पर वो जाने लगा। तभी मुखिया जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा, उसकी कुर्सी टूट गई और वो गिर गया। अरे रे 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 रे, अरे मेरी कमर टूट गई रे। ये मनहूस कुत्ता कहाँ से आया? अरे रे 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 रे, बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ गांव का एक किसान अपनी दुकान में समोसे सजा रहा था। तभी ये कुत्ता उसकी दुकान के पास आता है। अरे इस कुत्ते को तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, और देखो तो सही कैसी लालच भरी नजरों से देख रहा है। ओए
चल भाग यहां से। अरे भागता है कि बताऊं अभी? चल भाग भाग यहां से। तभी ये दुकान वाला उस कुत्ते को मारने आगे बढ़ता है कि उसके सारे समोसे गिर जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये कैसा मनहूस कुत्ता देख लिया, आज पूरे समोसे खराब कर दिए उसने। अरे रे, हे भगवान, आने दो, फिर मैं उसको बताता हूँ, पूरा समोसा खराब कर दिया मेरा। एक दिन शिवा खेतों में कड़ी मेहनत कर घर वापस आया। आज उसे बहुत भूख लगी थी, तभी वो खाना बनाने लगा। उसी वक्त वो कुत्ता शिवा के पास आता है। अरे, इस कुत्ते को तो मैंने पहली बार देखा अपने गांव में। हाँ, लगता है भूखा है। चलो, इसे भी कुछ रोटी दे देता हूं। तभी शिवा ने उस कुत्ते को घर के अंदर बुलाया और अपनी रोटी में से आधी रोटी उस कुत्ते को दी। तभी से कुत्ता शिवा को देख रोने लगा और बोला, धन्यवाद, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने बिना कुछ मांगे मुझे कुछ दिया। अरे, तू बात कर सकता है? कौन है तू? कोई राक्षस तो नहीं है ना? नहीं 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 शिवा, घबराओ मत, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मैं एक साधारण कुत्ता ही हूँ, लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ। मेरी रानी पर श्राप लगा है और उसे बस तुम्हारी तरह एक इंसान की जरूरत है, सच्चे, पवित्र और मेहनती। अगर तुम मेरी सहायता करो तो एक नारी की मुक्ति संभव है। शिवा कुछ पल सोच में डूबा, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है। देखो, मैं किसी का भला करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। अगर किसी की मदद करने से उसे नया जीवन मिल सकता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ। ये सुन सोनू बहुत खुश हुआ। उसने शिवा को बोला कि कल सुबह वो उसे उस वृक्ष के पास ले जाएगा जहां उसकी रानी है। हाँ, तो बोलो भाई सोनू, किधर जाना है हमें और मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? बताओ। शिवा, तुम्हें मेरे साथ जंगल के बीचों बीच चलना होगा, वहीं तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, मेरे साथ आओ। शिवा और सोनू दोनों जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उस वृक्ष के पास पहुंचे, सोनू ने मूर्ति की ओर इशारा किया जहां राजकुमारी अन्वी की पत्थर बनी हुई मूर्ति थी। हाँ, तो ये है मेरी रानी, राजकुमारी अन्वी। इन्हें इस दिव्य वृक्ष ने अपने श्राप में बांध लिया है, क्योंकि सोनू शिवा को सारी बात बताता है कि कैसे राजकुमारी जंगल घूमने आई थी और फिर इस वृक्ष के फूलों से आकर्षित होकर इसकी एक डाली टूट गई और फिर इस वृक्ष ने राजकुमारी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और मुझे इंसानी आवाज दी बोलने के लिए, जिससे मैं किसी पवित्र और ईमानदार व्यक्ति को बुलाकर राजकुमारी को श्राप से मुक्त करवा सकूं। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। दोस्त, अब तुम देखो मैं कैसे मिनटों में राजकुमारी को मुक्त करता हूं। तभी शिवा जंगल के पास के झरने से पानी भरकर लाया और मूर्ति पर डाला। उसी क्षण पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मूर्ति फूटकर जीती जागती अन्वी में बदल गई। तभी इस दिव्य वृक्ष से आवाज आई, हे राजकुमारी, अब आप मुक्त हैं। इस व्यक्ति के पवित्र मन, निस्वार्थ सेवा और मेहनती स्वभाव ने आपको एक नया जीवन दान दिया है। ये सच है, मैं फिर से जीवित हो गई।
हाँ 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 राजकुमारी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, एकदम मजे में। अरे चाहे तो आप अपने कुत्ते को छू कर देख सकती हैं। हाँ छुए छुए छुए। वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखिए मेरा नाम शिवा है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आप जैसी सुंदर स्त्री की मदद कर पाया। शिवा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज अगर तुम नहीं आए होते तो शायद मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। अब मैंने तो बस एक अच्छा काम किया है। अगर तुम जैसी जीवन साथी मिले तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और वैसे भी पूरे गांव वालों को भी तो दिखाना है कि शिवा जो बोलता है वो करता भी है। हाँ। शिवा बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे एक बहादुर स्त्री मिल ही गई। तीनों ने जब खुशी खुशी गांव में प्रवेश किया तब गांव के सारे लोग इन्हें देख दंग रह गए। अरे ये तो राजा की बेटी है, लेकिन ये शिवा इसके साथ क्या कर रहा है? अरे हम तो शिवा को कहते थे शादी करके दुल्हन ले आ, ये तो सीधा रानी ले आया। थोड़ी देर बाद जब राजा चंद्रबुद्ध अपनी बेटी को खोजते हुए गांव आए तब शिवा को देख चौंक गए। लेकिन जब राजा को सारी बात पता चली तब उन्होंने शिवा को धन्यवाद कहा, शिवा को सम्मानित किया और पूरे गांव में उसकी भलाई का ढिंढोरा पिटवाया। तभी राजकुमारी अन्वी राजा से बोली, पिताजी, शिवा ने मुझे एक नया जीवन दिया है और शिवा जैसा मेहनती ईमानदार व्यक्ति शायद ही मुझे मिल सकता है। पिताजी, मैं शिवा को अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हूँ और शिवा भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं इस सच्चे, मेहनती और महान युवक को अपनी बेटी का हाथ देता हूँ। ये सुन शिवा भी बहुत खुश हुआ, मानो कि शिवा की मेहनत और उसकी जिद रंग लाई। आखिर शिवा की शादी सिर्फ किसी अमीर लड़की से नहीं बल्कि राजकुमारी अन्वी के साथ हो गई। सारे गांव वाले भी बहुत खुश हुए। फिर वही बात, अब मुखिया के पीछे पीछे घूमोगे? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं बचा गांव में? घर गृहस्थी संभालनी है कि नहीं? गोमती, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। अब तू समझे या ना समझे, मुखिया के साथ काम जरूरी है, मतलब जरूरी है। भाई गांव का मामला है ये। गांव का मामला? हाँ, गांव का नाम लेकर न जाने क्या क्या करते घूमते हो। औरतें ताने मारती हैं बाहर, कहती हैं गोमती का मर्द तो अब मुखिया का नौकर बन गया। लोग क्या कहते हैं वो मेरे कर्म तय नहीं करते हैं। बस तू इतना जान ले, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, बस। अरे नरेंद्र, अरे ओ नरेंद्र, क्या कर रहा है? जल्दी चल बे, देर हो रही है। जी जी, आया मुखिया जी। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बात तो सुन लो। अबे अपनी पत्नी को जवाब दे दे, मेरे साथ भाग जा रहा है, बता दे। अरे छोड़िए ना मुखिया जी, उसका तो काम ही इतना है, दिन भर बकवास करती रहती है, बक बक बक। चलिए आप तो। अरे मोहन, अब जल्दी से तू भी आ जा। चल, अब तीनों मिलकर अपने काम पर लग जाते हैं। और नरेंद्र, तुम यही पेड़ के नीचे बैठो और देखना, किसी को भी इधर आने मत देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मुखिया जी, ठीक है। मुखिया जी, ये नरेंद्र को हम पर कोई शक तो नहीं है ना कि हम जंगल में क्या कर रहे हैं?
अरे वो तो भोला भाला है, उसको समझ ही नहीं है कि हम अंदर करते क्या हैं। चलो अब जल्दी जल्दी खुदाई करो, खजाना हमें ही मिलना चाहिए। चलो। मुखिया जी, 1 घंटा हो गया, यहाँ तो कुछ ना मिला। लगता है और भीतर जाना पड़ेगा। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, खजाना छुपाया है तो यूं ही थोड़ी मिल जाएगा। चलो 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 चलो। अरे मूर्खों, तुम हो कौन जो मेरी तपस्या स्थली भंग कर रहे हो? महाराज महाराज, मैं बस एक पुराना खजाना ढूंढ रहा हूँ जो मेरे पूर्वजों ने यही कहीं छुपाया था। उस खजाने को छूते ही ये राज्य भस्म हो जाएगा। वो खजाना इस राज्य की रक्षा कर रहा है। जैसे ही वो जमीन से निकलेगा तबाही आएगी, अकाल, युद्ध, मृत्यु। ए साधु महाराज, आप शायद पगला गए हैं। और सुनिए, भला खजाने से किसी की रक्षा कैसे होती है? सीधी बात है, मुझे खजाना चाहिए और मैं लेके जाऊंगा। हाँ। मूर्ख, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना इस अपवित्र लोभ का अंजाम बहुत भयानक होगा। मुखिया जी, चलिए, ये बाबा ठीक नहीं लग रहे हैं, बाद में सोचते हैं कुछ। चलिए। ठीक है, अभी चलते हैं। लेकिन ये साधु अगर यहीं रहा तो हम खजाना कभी नहीं पा सकेंगे। चलो। मुखिया जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? अरे हाँ, आज बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो लौट आए। अब ये साधु रास्ते से नहीं हटा तो सारा पिलान ही चौपट हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ बड़ा। ए मोहन, सुनो, एक काम करो, आज रात ना सारे खेत में आग लगा दो। ऐसा लगे जैसे कोई प्राकृतिक विपदा आ गई हो। लोग परेशान होंगे और तब हम अपना काम करेंगे। ठीक है? मुखिया जी, ये तो बहुत बड़ा काम है। अरे जो मैं कहता हूं वो करो, बस। कोई सवाल उवाल नहीं, समझे? हे भगवान, हमारे सारे खेत जल गए। अब हम क्या खाएंगे? ये सब कैसे हो गया? गोमती, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जंगल गया था, वहाँ एक साधु मिले थे। बहुत अलग थे, लंबे नाखून, सफेद दाढ़ी। लगता है वो कई 100 सालों से तपस्या कर रहे हैं। कहीं वही साधु तो नहीं जिनके बारे में बुजुर्ग कहा करते थे, वो जिनकी तपस्या से गांव की रक्षा होती थी? अगर वो हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? मतलब सब कुछ उल्टा। ए सुनो मोहन, आज रात तालाब में ये नीला रंग घोल दो। पानी काला हो जाएगा और फिर गांव वाले समझेंगे कि कुछ बुरा हो रहा है और उस साधु को दोषी मानेंगे। हाँ। अरे पर मुखिया जी, पानी तो जीवन है। अरे भाई, मुझे खजाना चाहिए और खजाने के रास्ते में जो कोई भी आएगा उससे हटना पड़ेगा। जल्दी करो, जाओ।
हे राम, अब ये पानी काला हो गया, कल फसल जली, अब ये क्या हो रहा है हमारे गांव में। लगता है कोई श्राप लग गया है इस गांव को। हमें महाराज से बात करनी होगी गोमती। हे भगवान, हे भगवान, अरे हमारे गांव में ये क्या हो गया? 2 दिन पहले फसल जल गई और अब ये तालाब का सारा पानी ऐसे नीला काला हो गया। ये कैसा अपशगुन है भगवान? ये कौन सा अपशगुन है? लगता है कोनो बड़ा संकट आने वाला है मुखिया जी। कहीं किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया? देखिए ना, गांव का पानी ही जहरीला हो गया। बेटा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। लगता है कोई बुरा साया है हमारे गांव पर। नहीं 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 नहीं, ये सब अचानक ऐसे नहीं हो सकता भाई। 3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, सुबह होते ही फसल राख हो गई और अब ये पानी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए। चलो सब मिलकर महाराज के पास चलते हैं। उन्हें बताना होगा कि गांव पर कोई संकट मंडरा रहा है। महाराज, कृपया करके हमारी बात सुनिए। हमारे गांव में कुछ भयानक घट रहा है। मतलब हमारी सारी फसल जल गई और अब सारा तालाब का पानी नीला काला पड़ गया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? एक साथ 2 विपत्तियां, ये कैसे संभव है? महाराज, मुझे लगता है कि ये सब कोई कर रहा है। ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहा, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो महाराज। ये मामला तो बड़ा गंभीर है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गांव में? महाराज, एक बात कहूं, जंगल में एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है, पर अब उसकी साधना तंत्र मंत्र में बदल चुकी है। कहीं उसी के कारण भूमि असंतुलित तो नहीं हो रही है? हमें उसे वहां से हटाना पड़ेगा महाराज। क्या जंगल में साधु है और वो तंत्र विद्या करता है? ये तुम क्या कह रहे हो मुखिया? पूजा पाठ की भूमि में तंत्र मंत्र? महाराज, झूठ न बुलाए भगवान, मैं तो वहां स्वयं गया था। साधु कोई सामान्य तपस्वी नहीं है। उसकी क्रिया से हवा भारी लगती है और पशु पक्षी तक विचलित थे। अगर आपको यकीन न हो तो स्वयं जाकर निरीक्षण कर सकते हैं महाराज। ठीक है, मैं आज ही चलकर जांच करता हूँ। हाँ, अच्छा हुआ मैंने मोहन से कहकर वहां आवश्यक सामग्री भी रखवा ही दी है। ये क्या है साधु? आप पूजा पाठ नहीं तंत्र विद्या कर रहे हैं। ये सब सामग्री कहां से आई? किसकी अनुमति से आई? राजन, मैं जो कर रहा हूं वो इस भूमि की रक्षा के लिए है। ये सामग्री वही है जो मैंने वर्षों पहले एक उद्देश्य से प्राप्त की थी, और ये बाकी का सामान ये मेरा नहीं है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी साधु महाराज, और तुम्हारी इस क्रिया से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम्हें इस राज्य से अभी के अभी जाना होगा, समझे? हाँ ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम पछताओगे राजन, पछताओगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे जल्दी कर मोहन, जल्दी जल्दी खजाना निकाल, वरना कोई देख ना ले हमें। जल्दी कर। बाप रे, इतना सारा खजाना! अरे मुंह बंद कर, वरना कोई सुन लेगा। अब ये सारा खजाना मेरा है। इसका मालिक सिर्फ मैं हूँ।
मुखिया जी, मेरा हिस्सा? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे तेरी जमीन मेरे यहाँ गिरवी थी ना। जा बेटा, तेरी जमीन छोड़ दिया। अब तुझसे मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। चल जा, मेरा पीछा छोड़ जा भाई। देखो मुखिया जी, आप ये ठीक ना कर रहे हो। आपने पहले कहा था आप मुझे भी हिस्सा दोगे, इसीलिए मैंने इतना सब कुछ आपके लिए किया, और अब आप सिर्फ मेरी जमीन का कर्ज माफ कर रहे हो। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे भैया, मैंने भी अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाए हैं, तब जाकर मुझको ये खजाना मिला है। मैं तुम्हारी जमीन का कर्ज माफ किया, बस हो गया। अब जाओ यहाँ से, वरना फिर से जमीन पे कब्जा कर लूंगा और मुंह ताकते रह जाओगे, समझ गए? जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, गांव की नदी पूरी तरह से सूख गई है और पिछले 7 दिनों से बादल एक बार भी नहीं बरसे। खेत सूखने लगे हैं महाराज। ये क्या? हमने तो साधु को जंगल से निकाल दिया था, अब वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, देखो गोमती, ये वही जमीन है जिस पर मैंने दिन रात पसीना बहाया। अब देखो, सब कुछ खत्म हो गया, न पानी रहा न फसल। मेरी मेहनत भी मुझसे रूठ गई है गोमती। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे गांव को। पहले कितना अच्छा था। तुम जानते हो, एक किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन नहीं, उसका हौसला होता है। हौसला भी कब तक साथ देगा गोमती? जब खेत ही सूखे पड़े हों तो उम्मीद भी मुंह मोड़ लेती है। अब तो मुझे महाराज से जाकर बात करनी ही होगी। महाराज क्या करेंगे जी? उनके पास कोई जादू है क्या? ना वो बादल बुला सकते हैं, ना सूखी नदी को भर सकते हैं। सब किस्मत का खेल है। इसी बीच झाड़ियों में सरसराहट होती है। दोनों चौंक कर उस ओर देखते हैं। झाड़ी से एक सफेद खरगोश धीरे धीरे बाहर आता है। उसके माथे पर चमकती लाल बिंदी थी। बाप रे, कितना सुंदर खरगोश है। और देखो तो इसकी बिंदी, जैसे कोई साधु हो। इसे मैं पाल लूंगी जी। अरे तू तो जैसे अकल ही बेच आई है गोमती। घर में दाने दाने को मोहताज हैं हम, और तुझे जानवर पालने की सूझ रही है। खुद का पेट तो भर नहीं पा रहे और एक और पेट पालने चली है, हैं? घबराओ नहीं, तुम्हें मेरे खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। मेरा नाम चेतन है। मैं ऋषि वात्स्यायन का शिष्य हूँ। हैं? तुम बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? जब इरादे शुद्ध हो तो भाषा की दीवारें टूट जाती हैं। देखो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इस गांव में अधर्म फैल रहा है और अब समय है सच्चाई को उजागर किया जाए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें कैसे पता कि गांव पर कोई अधर्म छाया है? और ये सब मुखिया से जुड़ा हुआ कैसे? मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ गोमती। मेरे गुरु ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है। उसी के कारण मैं वो देख सकता हूँ जो दूसरों की आंखों से ओझल है। दिव्य दृष्टि? मतलब तुम्हें सब सच दिखाई देता है? हाँ, देखो, बहुत समय पहले जब बुरी शक्तियाँ इस गांव की ओर बढ़ रही थीं, तो उस समय के राजा ने एक दिव्य खजाना मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था ताकि वो शक्तियाँ गांव को छू ना सकें। मेरे गुरु उस जगह की रक्षा कर रहे थे, वर्षों तक तप करके। लेकिन मुखिया ने मोहन के साथ मिलकर उन्हें तंत्र विद्या का दोषी ठहराया और गांव से बाहर निकलवा दिया। तो खजाना अब? मुखिया ने वही खजाना खुद निकाल लिया और उसी पल से गांव पर संकट मंडराने लगा। जल सूख गया, फसलें मुरझा गईं और चारों ओर अंधकार फैलने लगा। ये सब उसी श्राप का असर है। और मैं बता दूं, ये तो शुरुआत है, आगे और भी घटनाएं होंगी।
अरे ठीक है, अब गलती तो हो गई, अब लड़ने से कुछ नहीं होगा। पहले ये सोचो कि करना क्या है। हाँ, अब तुम शुरू हो गए फिर से। यही दोस्ती और पैसे के लालच ने पूरे गांव को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे ठीक है, अब गलती तो हो गई, अब लड़ने से कुछ नहीं होगा। पहले ये सोचो कि करना क्या है। लेकिन हम करेंगे क्या? महाराज की आंखों पर तो मुखिया ने भरोसे की पट्टी बांध रखी है। वो हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अगर झूठ को जीतना है तो सच को चालाकी से सामने लाना होगा। देखो, मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा साहस चाहिए नरेंद्र। अच्छा, बताओ चेतन, मुझे क्या करना है? हम आज रात ही मुखिया के घर जाएंगे। वहाँ जो खजाना उसने जंगल से निकाल लिया है, वही उस बुरी शक्ति की जड़ है। अगर उसे वापस जंगल में ले जाकर दबा दिया जाए, तो मैं अपनी तंत्र विद्या से उस शक्ति को फिर से कैद कर सकता हूँ। ये तो बहुत खतरनाक है चेतन, लेकिन अगर यही सही रास्ता है तो मैं भी चलूंगी। ठीक है, हम तीनों चलेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से। इतना बड़ा घर और हर कोना रहस्यमय। खजाना कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा? अगर कोई देख लेगा ना, तो मुखिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शांत रहो, मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ। हाँ, खजाना वही है, उसी कमरे में जहाँ मुखिया सो रहा है। अलमारी के पीछे की दीवार में छिपा है। तो क्या हमें उसके कमरे में जाना होगा? कोई और रास्ता नहीं है? नहीं नहीं गोमती, कोई रास्ता नहीं है, वही एक ही रास्ता है। हाँ, खजाना मिल गया, ये वही है। हाँ, चलो जल्दी करो, इससे पहले कि वो जाग जाए। जल्दी चलो। क्या सच में आप ले आए खजाना? हाँ, ले आया। चेतन ने तो एकदम सही जगह बताई थी। उसने अलमारी के पीछे छिपा रखा था इसको। मुझे जाते ही खजाना मिल गया और ये रहा सारा खजाना। चलो जल्दी करो नरेंद्र, हमें इस खजाने को उसी जगह ले जाकर गाड़ना है, तभी ये काली शक्ति का प्रभाव गांव पर कम होगा। चलो। हाँ ठीक है चेतन, जल्दी करो, चलो। गहरे जंगल के बीच चेतन खजाने को जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा है, पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ, अरे बाप रे, इतनी मेहनत के बाद भी ये खजाना क्यों नहीं गड़ रहा? क्या मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई है? अचानक चेतन को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हवा तेज चलने लगती है और एक प्रकाश में साधु प्रकट होते हैं। चेतन, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन और मेहनत से कोई भी राह तय की जा सकती है। मैंने तुम्हें अपने आश्रम से निकाला था, परंतु आज मैं अपनी भूल मानता हूँ। गुरुजी, मैंने खजाने को यहाँ गाड़ना चाहा, पर मेरी शक्ति से बाहर का काम है ये खजाना अब सिर्फ खजाना नहीं रहा चेतन, ये लालच, छल और शक्ति का केंद्र बन चुका है। अब इसे कोई साधारण शक्ति से नहीं बांधा जा सकता।
पर मैं इसका उपाय जानता हूं। ओम शिवाय स्वाहा। तामस को वश में कर, सत की रक्षा कर, स्वाहा। हाँ, अब जंगल मुक्त हो गया है। जल खजाने पर डालते ही एक तेज प्रकाश निकलता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा खिंचकर नदी में समा जाती है। सूखी नदी बहने लगती है। हाँ, अब जंगल मुक्त हो गया है। महात्मा जी, आपका आशीर्वाद रहा तभी ये हम काम कर सके, लेकिन अभी एक काम बाकी है। क्या? गांव का मुखिया जिसने लोगों को डराया, उनकी मेहनत लूटी, उसे अब सजा मिलनी चाहिए। जब तक वो अपने अपराधों की सजा नहीं पाएगा, तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। सच्चा योद्धा वही होता है जो अंत तक न्याय की लड़ाई लड़े। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो जाओ, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। हाँ, मेरा खजाना! अरे कोई मेरा खजाना चुरा ले गया। अरे किसने लिया? अब मैं क्या करूं? कहां चला गया? तभी एक तेज हवा चलती है और सामने पेड़ के पीछे से खरगोश निकलता है। जिस जगह से तूने खजाना चुराया था, मैं उसी जगह लौटा आया हूँ, लेकिन इस बार वो खजाना तेरे लिए बर्बादी का द्वार बनेगा। अरे तू कौन है? बोलने वाला खरगोश? ये क्या माया है? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं तेरे पापों का फल, तेरा लालच, तेरा धोखा, सबका हिसाब देने का वक्त आ गया है। चल मेरे साथ, महाराज के सामने तेरी सच्चाई उजागर होगी। चल। अरे मैं क्यों चलूं? तू कर क्या लेगा रे छोटा सा जानवर? मुझे धमकी दे रहा है। एक लत्ती मारूंगा ना तो गिल्ली डंडा की गिल्ली की तरह दूर उड़ता हुआ जाएगा। नालायक कहीं का। अगर तू नहीं चला तो मैं तुझे भी अपनी तरह खरगोश बना दूंगा। फिर तू सदा के लिए जंगल में मेरी कैद में रहेगा, समझ ले। अरे नहीं, मैं चलूंगा। ऐसा मत करो, मैं चलूंगा। मैं सब कुछ कबूल करूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे। तूने न जाने कितनों को सताया है। और इसका साथी मोहन कहाँ है? उसे भी तो साथ ले चलो। अरे भाई, वो भी साथ में ही काम किया करता था, तो उसे भी तो इनाम मिलना चाहिए ना। देखो देखो जी, घर में छिप रहा है। अरे जल्दी पकड़ के लाओ चेतन। सुनिए राजा जी, इस आदमी ने आपको धोखे में रखा है। इसका उद्देश्य जंगल की रक्षा बक्षा नहीं, बल्कि उसकी दलाली थी। उसने ऋषि को हटवाकर जंगल को खाली करवाया ताकि वहां का खजाना बेच सके वो। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? ये रहे प्रमाण महाराज। मुखिया ने बाहर के व्यापारी से सौदा किया था, जंगल का खजाना बेचने का अनुबंध। ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन ऋषि महाराज को वहां से हटाया गया। मुखिया, तुमने धर्म और विश्वास का घोर अपमान किया, राज्य के साथ विश्वासघात किया। सैनिकों! महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मेरी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। राजद्रोह के अपराध में क्षमा नहीं होती। सैनिकों, इन्हें कैद में ले लो। जाओ। चेतन, तुम्हारा साहस और तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई में प्रशंसनीय है। तुमने आज हमें सच्चाई से परिचित कराया। हम ऋषि वात्सायन से क्षमा मांगना चाहते हैं। मैं स्वयं अब जंगल जाकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। फिर वही साधु दरबार में आते हैं।
साधु महाराज, मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मैंने अधर्म को पहचानने में देर की, पर अब मुझे सच्चाई का आभास हो गया है। कृपया आप वापस आ जाइए और अपने आशीर्वाद से इस भूमि को फिर से पवित्र बना दीजिए। राजन, जब पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा अपने आप मिल जाती है। अवश्य अवश्य मैं लौटूंगा और इस भूमि को फिर से संतुलित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुखिया भानु को उसके अपराध के लिए कारावास का दंड दिया गया है, पर आज तो मैं 2 सच्चे सेवकों को सम्मानित करता हूँ। किसान नरेंद्र को राज्य रक्षक किसान की उपाधि दी जाती है। ऋषिवर, आपकी सीख ने आज फिर से सच्चाई को जीत दिला दी। हाँ।